आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों विशेषण। इससे पहले कि हम विशेषण को शुरू करें समझना, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने विशेषण को पहले भी पढ़ रखा हो और आप विशेषण के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं। अगर आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, और पता भी हो तो भी देखें क्योंकि कुछ तो नया होगा ही होगा। चलिए पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। मैंने लिखा यह लड़का है, और एक वाक्य मैंने लिखा यह लड़का सुशील है। मैंने एक में लिखा यह लड़का है, दूसरे में लिखा यह लड़का सुशील है। अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों ही वाक्यों में ये वाला है और ये वाला यह है, क्या है? क्या है मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये शब्द है यह सर्वनाम भी होता है और ये विशेषण भी होता है, बस डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर। तो आपके सामने ये दो वाक्य लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यह विशेषण है। इन दोनों में से यह है नंबर 1, यह है नंबर 2। तो नंबर 1 या नंबर 2 में से कौन सा यह विशेषण है, यह आपको बताना है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वीडियो को देखकर आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको एक ट्रिक आती है कि भाई अगर सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो वह विशेषण होता है, पर ध्यान रखना है दोनों में ही संज्ञा शब्द लिया है मैंने। अब सोच समझ के आंसर देना और बताना कि क्या होगा इसका आंसर, और आंसर आता है देन फाइन, वरना वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे। तो स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विशेषण। चलिए वैसे बता दें सेकंड नंबर वाला आंसर था, पर कैसे है और क्यों है ये डिटेल से समझेंगे। आइए पहले देख लेते हैं इसकी मूलभूत परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए एक चीज देखेंगे, हमने यहां देखा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें सीखने वाली होंगी, समझेंगे। विशेषता बताते हैं तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब यहीं से एक चीज निकल के आती है जो आपने अक्सर सुनी होगी, जो शब्द विशेषता बताते हैं, समझेंगे अभी। विशेषता बताते हैं वे विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और जिनकी विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं? विशेष्य। और ये विशेष्य शब्द क्या हो सकता है आपका? संज्ञा या सर्वनाम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बात अब थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सा शब्द विशेष्य है और कौन सा विशेषण है। तो पहली बात, जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगा? विशेष्य कहलाएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर एक वाक्य, वह मोटा लड़का है। अब यहां पर देखना है कि मोटा होना क्या हुई? एक विशेषता, क्योंकि ये शब्द क्या बता रहा है आपको? विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द क्या हुआ? मोटा, विशेषण हुआ। अब ये विशेषता किसकी बता रहा है? सर जी विशेषता जो है लड़के की बता रहा है। तो ये लड़का वैसे तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, पर ये विशेष्य भी होगा। क्या होगा? विशेष्य भी होगा। क्यों? क्योंकि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की, उसे हम विशेष्य कह देते हैं। बात क्लियर है? हमने कहा वह लड़की सुंदर है।
सुंदर है। तो ये लड़की क्या हुआ, विशेषण हुआ, और सुंदर क्या हुआ, विशेषण हुआ, क्योंकि विशेषता है सुंदर होना एक, है ना। और लड़की क्या हुआ, विशेष्य हुआ। तो आपने एक चीज और देखी यहां पर कि ऐसा जरूरी नहीं होगा कि विशेषण विशेष्य से पहले आए या बाद में आए, क्योंकि इस वाले वाक्य को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर विशेषण पहले आया है, और इस वाले वाक्य को देखते हैं तो यहाँ पर विशेष्य पहले आया है। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी। लेकिन एक चीज और अपने दिमाग में याद रखना हमेशा के लिए कि अगर ये बताया जा रहा है कि विशेषता बताते हैं, तो जरूरी नहीं है कि विशेषता ही हो। समझना, कई बार लोगों को या बच्चों को यह लगता है कि विशेषता होना एक अच्छा गुण है। कैसा गुण है, अच्छा गुण है। पर मैं आपको बता दूं कि विशेषता का मतलब अच्छे और बुरे से नहीं है। विशेषता तो विशेषता होती है। वह लड़का काला है तो काला उसकी विशेषता है, वह लड़का गोरा है तो गोरा उसकी विशेषता है, वह लड़का लंबा है तो लंबा होना उसकी विशेषता है, वह लड़का छोटा है तो छोटा होना उसकी विशेषता है। कई बार हम समझ लेते हैं कि विशेषता का मतलब तो अच्छा ही होता है, जैसे कि चोरी करना बुरी बात है, पर चोरी करना एक विशेषता भी तो हुई ना। तो कुछ ऐसे ही समझेंगे, जरूरी नहीं विशेषता में अच्छी चीजें आए। वह लड़का झूठा है तो झूठ बोलना एक विशेषता हो गई उसकी। अब ये विशेषता बुरी है ये अलग बात है, ये अच्छी है ये अलग बात है, परंतु है ये विशेषता एक। तो यहाँ से इस चीज को आप थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रखते हुए चलेंगे। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्या विशेषण होता है, क्या विशेष्य होता है। और कोई जरूरी नहीं कि विशेषण पहले आए या विशेष्य पहले आए, कोई भी वाक्य के हिसाब से आगे पीछे हम इसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब समझते हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं इसकी तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे 30 प्रैक्टिस सेट आने हैं, जिसमें से 22 से 23 के आसपास प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, बस 6-7 और आएंगे। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर कि किसके कितने भेद होते हैं और किसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। आइए देख लेते हैं। बात हो रही है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर इसके प्रकार की बात की जाए तो विशेषण हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बच्चों हमारे पास विशेषण? 4 प्रकार के, जिसमें से सबसे पहला विशेषण होता है हमारे पास सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण। एक होता है दूसरा गुणवाचक विशेषण। एक होता है हमारे पास, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्या विशेषण या संख्यावाचक, और चौथा होता है परिमाण विशेषण। तो हमें क्या करना है, आज हम जो जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में, और यहीं से आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा जो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो आइए थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है और कैसा ये कार्य करता है, क्या इसका फंक्शनल है। तो अब यहां पर समझेंगे कि जितने भी आपके सर्वनाम होते हैं, समझेंगे विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये चीज समझें कि वे सर्वनाम, समझेंगे, विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त हो जाते हैं, वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब ये कैसा पॉसिबल है कि जो सर्वनाम है वो विशेषण के रूप में प्रयोग में आ जाए? तो आइए इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। हमारे पास
जब हमने अभी हाल ही में सर्वनाम को पढ़ा था तो हमने जाना था कि भैया पुरुषवाचक और निजवाचक प्रकार के दो हमारे पास सर्वनाम होते हैं। कौन से? पुरुषवाचक और दूसरा होता है और निजवाचक। और कौन सा? निजवाचक। ये दो हमारे पास सर्वनाम होते हैं। तो याद रखेंगे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में किया जा सकता है। बात समझ में आई? मतलब पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ दें तो इसके अलावा जो सर्वनाम बचते हैं उन सभी का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? उन सभी का प्रयोग हम सार्वनामिक विशेषण के तौर पर कर सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं ये समझना है, क्योंकि हमने एक चीज जानी है कि विशेषण जो है, जो विशेषण शब्द होगा वो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की या सर्वनाम की। पर जब हम सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कर रहे होंगे तो एक कंपलसरी बात होगी कि इसके जस्ट बाद कोई संज्ञा आनी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? सार्वनामिक विशेषण कोई शब्द कब होगा? जब इसके तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आएगा, चाहे फिर वो संज्ञा कोई सी भी हो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर उसी पर ले चलते हैं जो मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए थे। एक में लिखा था यह लड़का है, यही लिखा था ना। चलिए या तो यह होगा या वह होगा। अगला था यह लड़का अच्छा है। एक ऑप्शन और दे देता हूं, यह अच्छा लड़का है, यह अच्छा लड़का है। अब आपके पास तीन सेंटेंस हो गए, 1 2 3। अब बताइए कि इन तीनों में से सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। और देखो समझते हैं, यहां से थोड़ी बारीकी है और चीजों को समझ गए तो मजा आ जाएगा। यहां लिखा यह लड़का है, यह लड़का अच्छा है, यह अच्छा लड़का है। अब हमने क्या सीखा है, समझेंगे सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम के बाद, समझ लेंगे, इसे नोट में लिख लेंगे कहीं ना कहीं, नोट में है ना। जिन सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होता है। वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। इसे कहीं नोट कर लेना अच्छे से या फिर परिभाषा के रूप में लिख लेना। अब आओ सर, यहां भी यह के बाद एक लड़का है, देखो यह शब्द लिखा है, यह क्या है? एक सर्वनाम है। पर इसके बाद क्या शब्द आया? संज्ञा शब्द। यहां भी इसके बाद संज्ञा शब्द आया, यहां नहीं आया संज्ञा शब्द, तो इसे तो हटा दो। ये तो सर्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता। ये क्या है इस समय? ये तो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तीसरा वाला तो आउट है। ऊपर वाले दो में सर कंफ्यूज है, क्या दोनों ही सार्वनामिक विशेषण है? नहीं, इसमें जो सार्वनामिक विशेषण है वो ऑप्शन नंबर बी है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में जो यह लिखा है, ये वाला यह है, ये क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण है। सर ये ऐसा क्यों हुआ? अब देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, ये पहला वाक्य पढ़ो, यह लड़का है और दूसरे में लिखा है यह लड़का अच्छा है। क्या पहले वाक्य में कोई भी विशेषता बताई जा रही है? क्या पहले वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई विशेषता आपको बताई जा रही है? नहीं बताई जा रही ना। जब विशेषता नहीं बताई जा रही तो वहां पर तो विशेषण या विशेषक की बात ही नहीं होती। दूसरे में बताई जा रही है लड़का अच्छा है, तो देखो लड़का क्या हुआ? विशेष्य। लड़का क्या हुआ आपके लिए? विशेष्य। और अच्छा क्या हुआ आपके लिए? अच्छा क्या हुआ हमारे लिए? विशेषण। समझेंगे अभी बात और भी है। क्लियर है इतना? अब आते तीसरे सेंटेंस पर। तीसरे सेंटेंस में बस इतना ही तो है कि ये जो यह शब्द लिखा है यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है, परंतु अच्छा जो शब्द है ये एक विशेषण शब्द है
और लड़का एक विशेष्य है। आई थिंक बात क्लियर हो रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो यहां से चीजें हमारे पास क्या हो गई, एकदम से आईने की तरह साफ हो गई होंगी कि अब क्या है। सार्वनामिक विशेषण हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसमें भी कुछ चीजें हैं उन्हें और समझ लेते हैं गहराई के साथ। तो देखिए ये बहुत ही पेचीदा मामला था जो मैंने अभी आपको सिखाया, इसे अच्छे से सीखना ताकि अच्छा नंबर आप पा सकें और अपने पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लें। समय उतना नहीं है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे लॉकडाउन खुलने की पूरी तैयारी है, अब केसेस बढ़ रहे हैं परंतु डेथ रेट इतना कम है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने की तैयारी में है। और जब लॉकडाउन खुलने की तैयारी में है तो फिर आप पीछे न रह जाएं, इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे। तो आइए समझते हैं सार्वनामिक विशेषण की कुछ और चीजें। अब सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार का होता है। वैसे तो विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, सार्वनामिक विशेषण की। किसकी बात कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण की। जब बात सार्वनामिक विशेषण की हो रही है तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे ये कितने प्रकार का होता है। तो ये भी हमारे पास प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, ये हमारे पास 4 प्रकार के हैं, जिसमें से पहला है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है ये, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला है आपके पास अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखो निश्चय भी हो गया और अनिश्चय भी हो गया। अगला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। और आखिरी बचता है आपके पास प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब आपने देखा निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। अब यहां से एक चीज समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से कि यहां पर जिस प्रकार के विशेषण की बात होगी वह निश्चय होगा, यहां पर जो होगा वह अनिश्चय होगा, यहां पर जो होगा संबंधवाचक होगा और अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सा होता है। अब आपने सर्वनाम पढ़े होंगे, जो सर्वनाम निश्चय में आते हैं, निश्चयवाचक में आते हैं, वो सभी सर्वनाम अब निश्चयवाचक विशेषण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में। जैसे मैं कहूं यह कलम, मैंने बोला यह कलम, तो यह कलम क्या है, यहां पर जो यह शब्द लिखा है ये क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम को या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण को रिप्रेजेंट करता है। यह कलम काला है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। और यह सार्वनामिक विशेषण कहता है निश्चय है, क्योंकि यहां पर चीजों का निश्चय हो रहा है। समझ में आ रहे होंगे, छोटी छोटी बातें हैं हमने लिखा। अब यहां पर यह वह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अब एक वचन और बहुवचन में भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं वे पेड़ हरे हैं, तो वे क्या हुआ, एक बहुवचन है, परंतु ये वे क्या है, इस समय वे एक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा, निश्चय सार्वनामिक विशेषण है। तो आई होप सो यहां से भी बातें क्लियर हो रही होंगी। यह, वह, वे, वो, ये सब किसमें आएंगे, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में आ जाएंगे। बार बार सर्वनाम ही निकल जाता है मुझसे। चलिए अगला लिखा है अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक में क्या होगा, कुछ भी चीज निश्चित नहीं होगी, पर इसमें 2 चीजें होती हैं, याद रखेंगे। एक तो शब्द होगा कोई और एक शब्द होगा कुछ। कुछ जो शब्द आता है यह नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, निर्जीव चीज के लिए आता है। और जबकि कोई जो आता है किसी व्यक्ति के लिए आएगा, किसी सजीव चीज के लिए आएगा। जैसे कि कोई आदमी अच्छा था क्या, या फिर कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं लिखूं कोई आदमी लाल कमीज में था क्या, कमीज में है। कोई आदमी लाल कमीज में है, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप घर में सो रहे हैं, फिर से एग्जाम्पल, गेट पर कोई आया है ना, माता जी ने ऊपर से झांक कर देखा और आपको आकर इंफॉर्मेशन दे दी कि कोई आदमी लाल शर्ट में है। कोई आया है पर वो कोई आदमी लाल शर्ट में, उन्होंने ये वाक्य बोला।
तो यहाँ पर ये कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना विशेषण में और सर्वनाम में, क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं ये सब सर्वनाम में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण तो ये विशेषण में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अंतर क्या है ये मैं अभी आपको समझा चुका हूं। अगर इन शब्दों के तुरंत बाद कोई भी आपके पास नाउन आ जाए, संज्ञा शब्द आ जाए और वहां भी कोई विशेषता बताई जा रही हो, तो यह क्या हो जाएंगे शब्द आपके सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या विशेषता है, लाल कमीज उसकी विशेषता है, सही है ना। जरूर नहीं विशेषता क्या इनबिल्ट गुण हो कोई, है ना, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें है कुछ शब्द, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बोले कुछ लाभ, कुछ हानि, इस प्रकार के शब्द। तो ये कुछ क्या है इस समय आपके लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अगर हम संबंध की बात करें तो जो युवक, अगर मैं कहूं इसमें आता है शब्द जो युवक काली कमीज में है, काली कमीज में है, कौन सी कमीज में है, काली में। तो यहां पे जो शब्द क्या हुआ, संबंधवाचक हुआ। क्या हुआ, संबंधवाचक हुआ। तो इसे आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, इसमें एक ही प्रकार का शब्द आता है। अब बचता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो और भी आसान है, इसमें शब्द आते हैं कौन और क्या। इसमें शब्द आते हैं कौन और क्या। अब इनसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, परंतु याद रखना यहाँ पर प्रश्न पूछते हुए सावधानी का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कौन और क्या इन दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वनाम में भी होता है। क्योंकि इनका प्रयोग सर्वनाम में भी होता है, तो सार्वनामिक विशेषण में इनका प्रयोग कैसे हो, इस चीज में सावधानी बरतनी होगी। तो देखते हैं इसका प्रश्नवाचक में प्रयोग। जैसे कह सकते हैं कि कौन आदमी, कौन व्यक्ति, कौन मनुष्य, क्या सहायता। तो यहां से बन जाते हैं प्रश्नवाचक। देखिए बिल्कुल सर्वनाम की जैसा है, पर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखता है, वरना बाकी सारे रूल इसके कैसे हैं, सर्वनाम जैसे ही प्रतीत होते हैं। तो आई होप सो आपको सार्वनामिक विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होता है। क्या सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है, वह भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, यह आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यह पर हमने क्लियर कर लिया है कि कौन सा शब्द कब सर्वनाम होगा और कब वह शब्द विशेषण होगा, इस पर हमने बातचीत कर ली है। चलते हैं गुणवाचक विशेषण की तरफ। नंबर 2 पर आता है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। आइए अगर हम गुणवाचक विशेषण को जान लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण में क्या होगा। अब समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण वो होता है जो विशेषण या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी गुण, दोष, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण होते हैं मतलब वो कोई भी गुण हो, दोष हो, स्वभाव हो, नेचर, कुछ भी ऐसी चीज के बारे में बताएंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ये बात बहुत तरीके से समझेंगे। अब गुणवाचक विशेषण भी कई प्रकार के हो जाते हैं हमारे पास। अब देखिए अगर हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो पहले समझ लेते हैं काम कैसे करता है, क्या इसका फंक्शन है। जैसे कि मैंने लिखा था अनुज एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार लड़का है। अनुज एक ईमानदार लड़का है। तो देखिए ये ईमानदार जो है, ये आपका कौन सा है, विशेषण है। क्यों?
क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, ये विशेषण हमें अनुज के बारे में बता रहा है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। ईमानदार क्या हुआ, विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ, ये हुआ आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ, गुणवाचक, क्योंकि इसके गुणों की व्याख्या की जा रही है। अब गुण अच्छा हो या बुरा ये अलग बात है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमें मतलब है कि ये गुणवाचक है, क्योंकि ये गुण के बारे में बता रहा है कि अनुज जो है ईमानदार व्यक्ति है या ईमानदार लड़का है। तो यहां से एक चीज को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अब इसके कुछ रूप होते हैं, आइए इसके रूप के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके रूप होते हैं गुणवाचक के। तो गुणवाचक के रूप भी आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि यहां से क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के दौरान बन जाता है। ठीक है ना, नाम याद करके चलेंगे, याद होने चाहिए। जैसे एक होता है इसमें काल बोधक, इसी के नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है काल बोधक। काल बोधक नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो काल बोधक है ये आपको किस चीज का बोध कराने वाला है, काल का। जैसे काल कैसा होगा, समय का। अब समय कैसा हो सकता है, नया, पुराना। ठीक है, कोई भी चीज है कि उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका काल बोधक क्या है, नया है, पुराना है, ताजा है, बासी है, मौसमी है। तो इस प्रकार के इसके संग शब्द आ जाते हैं, मौसमी, ताजा, बासी, है ना, ये सब चीजें। तो ये क्या है, काल बोधक है। काल बोधक में इसी प्रकार के शब्दों का बोध होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो लिखा जाएगा प्यारे बच्चों इसमें कि मैंने नई कार खरीदी, मैंने नई कार खरीदी। तो हमसे पूछा गया कि विशेषण बताइए कौन सा है। तो नई क्या है, एक विशेषण है। हमसे थोड़ा अगला स्टेप पूछा गया कि कौन सा विशेषण है। तो भैया ये जो विशेषण है ये हमारा काल बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, काल बोधक। ठीक है ना, मुझे आप अच्छे से या फिर कोई और एग्जाम्पल, मुझे मौसमी फल पसंद हैं। क्या है, पसंद हैं। तो फल हुआ आपका एक संज्ञा और मौसमी क्या हुआ आपका एक विशेषण हुआ। कौन सा विशेषण, गुणवाचक। अब कई बार बच्चे मौसमी को मौसमी समझ लेंगे खाने वाली। मौसमी का मतलब है सीजनल फल जो मौसम में आते हैं विशेष रूप से। जैसे इस समय आम का सीजन चल रहा है तो आम कैसा फल हुआ, मौसमी फल हुआ। तो मौसमी कैसा शब्द है, काल बोधक है। तो आई होप सो काल बोधक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे स्थान बोधक के बारे में। चलिए देख लेते हैं स्थान बोधक। दूसरे नंबर पर है स्थान बोधक। अब नाम से ही आपको परिचित हो रहा होगा कि स्थान बोधक विशेषण जो है किसी विशेष स्थान की बातचीत करेगा। जैसे कि निचला, बिचला, है ना, या सबसे ऊपर वाला, इस प्रकार से बोल देते हैं ना। स्थानवाचक में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि निचला, विचला। ठीक है, निचला विचला समझते हैं ना, जो सबसे नीचे होता है निचला, जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे बिचला कहते हैं, और उसे ऊपरला कहते हैं, जो होता है सबसे ऊपर वाला, ऊपरला। ठीक है ना, तो ये होते हैं हमारे स्थान बोधक। जब स्थान की बातचीत होगी तो हमें कौन सा विशेषण लगाना पड़ेगा, गुणवाचक का स्थान बोधक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्थान बोधक। तो जैसे कि मेरा रूम, मेरा कमरा निचला वाला है, निचला वाला है। तो ये निचला क्या हो गया, ये आपका गुणवाचक हो गया। कौन सा वाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। और इसके अंदर भी पूछे तो ये कौन सा स्थान बोधक है आपका, कौन सा है, स्थान बोधक। तो ये हुए हमारे दो, काल बोधक और स्थान बोधक। चलते हैं अब तीसरे की तरफ। देखिए इसी प्रकार के गुणवाचक के अंदर सारी चीजें आएंगी। ठीक है ना, इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा स्थान बोधक है। कई बार चीजों में कंफ्यूज हो जाता है, तो एक ही बार डिटेल को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आता है एक रंग बोधक। नंबर तीसरे पे बात करेंगे कि रंग बोधक। अब रंग बोधक मतलब कि साफ साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पर रंगों से मतलब है। अब रंग कोई सा भी हो सकता है आपका, कोई पीला रंग हो सकता है, काला रंग हो सकता है, या नीला, XYZ आप कोई सा भी रंग ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी की विशेषता को रंग भी तो हो सकती है, वो पहचान भी उसकी रंग हो सकती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो
वह लड़की जो लाल कपड़ों में है। तो यहां पर जो ये लाल रंग है, ये लाल आया, ये क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है सर? ये गुणवाचक है। और गुणवाचक में भी कौन सा है? ये रंग बोधक है। क्यों? रंग से पहचान करा रहे हैं, तो कौन सा बोधक है? रंग बोधक है। बिल्कुल आसान है इसे पहचानना, इस वाले विशेषण को, ठीक है ना। कोई भी रंग हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर रंग बोधक का मतलब है सिर्फ रंग बोधक से। अगर हम बात करें तो अगला है दशा बोधक। दशा बोधक का मतलब है कि यह आपको किसी भी प्रकार की दशा मतलब की कंडीशन के बारे में अवगत कराएगा। अब दशा कैसी हो सकती है, सवाल ये उठता है। देखिए, दशा का मतलब है कंडीशन से, और कंडीशन होती है, स्टेज होती है मोटा, पतला। ये क्या है? हमारी दशा है। कोई मोटा हो गया, कोई पतला रह गया, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, मतलब है ना, समझ ना, कोई युवा है, कोई वृद्ध है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये एक दशा है। जब दशा को दर्शाएगा तो इसे दशा बोधक विशेषण कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये प्यारे बच्चों गुणवाचक के अंतर्गत आता है। इसे पहचानने में कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। पतला लड़का अभी यहां से गुजरा है। तो यहां पर जो पतला है, ये क्या है बच्चों? ये आपका गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक में कौन सा है? ये दशा बोधक है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति की दशा को दर्शाने का काम कर रहा है। मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, ये सब क्या है? आपके दशा बोधक में आते हैं। अगली बात करते हैं गुणबोधक। अगला है गुणबोधक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई सा भी गुण हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुण अच्छा है या बुरा। किसी के लिए झूठ बोलना भी गुणा है, ठीक है ना। जैसे कि अच्छा, भला, बुरा, झूठा, ये सब क्या है? ये गुणबोधक में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर बहुत कुछ आ जाएंगे। न्यायी, सच्चा, पापी, कुछ भी शब्द ले लें आप, XYZ है ना, सब चलेंगे। तो हमने कुछ लिखे हुए हैं, अच्छा, भला, बुरा, एक को लिख देते हैं, चलिए, पापी, है ना। तो ये क्या है? ये आपके गुणबोधक है। अब ये आपके गुणों को दिखाएंगे। अब मैंने पहले बताया, गुण का मतलब सिर्फ गुण होता है, अच्छा या बुरा ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मनोज अच्छा लड़का है। मनोज अच्छा लड़का है। तो यहां पर ये अच्छा क्या हुआ? एक गुणबोधक हुआ। और ये किसके अंदर आता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर आता है, ठीक है ना। ऐसे हमने लिखा एक कि राधा भली लड़की है। भली लड़की है। कैसी लड़की है? भली है, मतलब भोली भाली लड़की है राधा। तो भोला या भोली क्या हुआ? यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण हुआ। गुणवाचक में भी कौन सा हुआ? गुणबोधक हुआ। क्लियर है? दूसरे शब्दों में भली कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। और राधा क्या हुई? विशेष्य हुई। अच्छा कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। मनोज कैसा शब्द हुआ? विशेष्य हुआ। तो हमने इस चीज को समझा। आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं आकार बोधक। इसी में आखिरी है आपका गुणवाचक में आकार बोधक। और आकार हमारे कैसे भी हो सकते हैं। कोई चीज चौकोर हो सकती है, कोई पतली हो सकती है, कोई मोटी भी हो सकती है, त्रिकोण में हो सकती है, गोल हो सकती है। ये सब हमारे कैसे होंगे बच्चों? आकार होंगे। तो देख लेते हैं आकार बोधक के बारे में भी, ठीक है। क्या है? आकार बोधक। आकार बोधक को जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। गोल है, चकोर है, त्रिकोणा है ना। लिख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा। गोल है, चकोर है, त्रिकोणा है, ये सब किस में आती है? आकार में। किसी भी चीज की आकृति के बारे में, उसकी विशेष आकृति के बारे में हमें कहां से पता चलता है बच्चों? हमें गुणवाचक के आकार बोधक से पता चलता है, ठीक है ना। उसके पास गोल मेज है। कैसी मेज है बच्चों? गोल मेज है। कैसी है? गोल। तो ये जो गोल शब्द है, ये क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में भी कौन सा है? आकार बोधक है। और इसका विशेष्य क्या है? इसका विशेष्य मेज है, क्योंकि मेज के बारे में बता रहा है। आई होप सो गुणवाचक आपको यहाँ पर अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि गुणवाचक क्या होता है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अभी हम जानेंगे अब तीसरे नंबर के विशेषण के बारे में। तीसरे नंबर का विशेषण जो है वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या है?
संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 क्या है बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बातचीत करते हैं तो आइए इसके अंदर भी समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये तो हो गई मूल परिभाषा। क्या हो गई? मूल परिभाषा कहलाते हैं। ठीक है ना? तो संख्यावाचक के कुछ रूप होते हैं, इन रूपों को हम समझ लेते हैं जिससे कि आपको इसकी पूरी डिटेल बहुत ही अच्छे समझ में जाएगी। क्या बता रहा है संख्यावाचक? अब देखेंगे, समझेंगे। तो संख्यावाचक के अंदर क्या आएगा? एक होता है पूर्ण संख्यावाचक। क्या होगा? पूर्णांक वाचक विशेषण। कैसा विशेषण? पूर्णांक वाचक विशेषण। पूर्णांक का मतलब है ये ऐसी संख्याओं को इंटीग्रेट करता है, ये ऐसी संख्याओं को इंगित करता है जिन संख्याएं या जो संख्याएं पूर्ण होती हैं। अब पूर्ण कौन सी संख्या होती है? 1 पूर्ण है अपने आप में, 2 3 4 ये संख्या क्या है बच्चों? अपने आप में बिल्कुल पूरी तरह से क्या है? पूर्ण है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं बाजार से 5 मेज लाया, 5 मेज लाया। तो ये 5 क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है बच्चों? पूर्णांक वाचक। कैसा वाचक? पूर्णांक वाचक विशेषण है। पूर्णांक का मतलब जहां संख्या पूर्ण रूप से लिखी हुई हो। पर इसी के साथ साथ इसमें दूसरे नंबर पर आता है अपूर्णांक विशेषण, अपूर्णांक वाचक विशेषण। ये कैसा विशेषण होता है समझेंगे। अब बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि अपूर्णांक लिखा है तो इसमें पूर्णांक संख्या नहीं होंगी, ऐसी संख्या नहीं होंगी जो पूरी पूरी इंटीग्रेट हो। तो कैसी होंगी? जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, 1.5 इस प्रकार से होंगी। मतलब कि अपूर्णांक संख्या इसके अंदर होंगी। क्लियर है? अब आधा, 1.5, पौना, सवा ऐसी जो सी भी चीज आती होगी उसमें आप इसे समझ लेंगे बहुत ही आराम से। जैसे कि मैं बाजार से आधा किलो चावल लाया। कैसे लाया? आधा। तो आधा क्या है? आपका अपूर्णांक वाचक है। कैसा है? अपूर्णांक वाचक है। आराम से बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए देखते हैं अगला। एक है क्रमवाचक। क्या है? क्रमवाचक विशेषण। क्या है? क्रमवाचक विशेषण। आइए एक बार क्रमवाचक विशेषण को भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, जब भी बात क्रम से होगी, कभी आपने क्रम से गिना है, किसी को गिनती गिनी है, जैसे क्लास में टीचर ने आके कहा हो गिनती करके बताओ कितने बच्चे बैठे, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। अगर पूछे क्रम से गिनो तो क्रम क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? क्रम को गिनेंगे। बात समझ में आ रही? 1 2 3 नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से स्थान को हम गिनते हैं। तो ये क्या कहलाता है? क्रमवाचक। तो इसमें गिनती कैसी होती है? पहला, दूसरा, तीसरा, इस आधार पर यहां पर गिनती होती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये क्या हुआ आपका? ये प्यारे बच्चों ये क्रमवाचक होता है कि पहले स्थान पर कौन सा बच्चा बैठा हुआ है। इस प्रकार से अगर हम बातचीत करें तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत। इसमें और आ जाता है आपका आवर्तीवाचक। क्या आ जाता है? आवर्ती वाचक विशेषण।
अब यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा होगा आवर्ती। आवर्ती आपने कभी ध्यान करा हो तो आवर्ती कैसी होती है समझेंगे। कभी कभी आपने बोला होगा कि मुझे दुगनी चीज चाहिए, 3 गुना 4 गुना, बहुत सारा पैसा चाहिए, लाइक दैट। ऐसा नहीं, पैसे की नहीं कहा होगा, ठीक है ना। आप सब तो कमाने में विश्वास करते हैं, ऐसे तो नकारा लोग सोचते हैं कि बैग पड़ा हुआ मिल जाए, आप तो पढ़े लिखे बच्चे, आप तो कमाएंगे। खैर आइए, तो क्या होगा आवर्ती वाचक में 3 गुना, या फिर कैसे शुरू करेंगे, दुगुना, तिगुना, 4 गुना या चौगुना बोल देते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आवर्ती हो रही है। ये क्या हो रही है बच्चों, आवर्ती हो रही है। आवर्ती में इसी प्रकार से द्विगुना, चौगुना, 4 गुना, 8 गुना, इस प्रकार से बातें होती हैं कि उस कमरे में इस कमरे से 8 गुना ज्यादा बच्चे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 8 गुना, ये क्या कहलाया, आवर्ती वाचक विशेषण। पर ये किस में आता है, आपका संख्यावाचक में आता है। अभी और भी विशेषण है, आइए देख लेते हैं उन सभी को भी कि संख्यावाचक में और क्या क्या आता है। देखिए बातें समझ में आ रही होंगी और ये टफ नहीं है, ये सब चीजें आपको आती होंगी, बस इनके नाम आज आपको पता चले होंगे। एक होता है समुदाय वाचक, एक होता है समुदाय वाचक। देखते हैं क्या है, लिखा है समुदाय वाचक। अब समुदाय वाचक की बात हो रही है, समुदाय वाचक विशेषण की बात हो रही है। तो जब समुदाय वाचक विशेषण की बात हो रही है तो इसके अंदर जो काउंटिंग होती है वो कैसे होती है, आपने कभी बोला होगा चारों, पांचों, आठों, बोला है ना। जैसे कुछ 4 लोग जा रहे हैं, 4 दोस्तों के, तुम चारों कहां जा रहे हो यार, मैं यहां अकेला रह गया, ऐसे बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में कि तुम चारों कहां जा रहे हो, तो तुम चारों। तो ये चारों क्या होता है आपके लिए, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी कौन सा, समुदाय वाचक विशेषण में आता है। चारों, पांचों, आठों, ये सब हम बोलते हैं अपनी जनरल भाषा में। इसका प्रयोग आपने कई बार देखा होगा कि होता है। एक है आपके पास प्रत्येक बोधक, आखिरी है ये, क्या है, प्रत्येक बोधक। इसका प्रयोग थोड़ा सा कम होता है, पर इसका प्रयोग ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इतना है कि कम होता है। इसके अंदर कैसे शब्द आते हैं, जैसे कि हर एक, हर एक, कोमा, प्रत्येक, सभी आ सकता है ना, इस प्रकार के शब्द आएंगे। हर एक, प्रत्येक, या फिर हम बोलें एक एक, प्रति, ये सब इसी में आएंगे। प्रति भी बोल सकते हैं आप, एक एक भी बोल सकते हैं आप। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपको बता रहा है कि प्रत्येक बोधक की बात कर रहा है। जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि ये वस्तु लो और प्रत्येक में बांट दो, या ये आम लो और हर एक में बांट दो, ठीक है ना, एक भी नहीं बचना चाहिए। तो इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता है। क्या है आपका विशेषण है, कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। तो आपने देखा कि संख्यावाचक विशेषण आपका कितना आसान है। अब संख्यावाचक में ही आता है अनिश्चयवाचक। क्या आता है, अनिश्चय वाचक विशेषण। अभी हम बात कर रहे हैं संख्यावाचक विशेषण की, और संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार के विशेषण आते हैं। एक आता है निश्चित, जिसके हमने सारे रूप पढ़े। एक आता है अनिश्चित, पर ये बहुत छोटा सा है। अनिश्चित आप समझ रहे होंगे कि बहुत सीधी सीधी सी बात हो रही है। अनिश्चित का मतलब है कि जहां पर संख्या निश्चित ना हो, मतलब कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पूर्ण बोध नहीं हो पाता, पूर्ण बोध नहीं हो पाता, उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कुछ आदमी चले गए, मैंने बोला या फिर बोला कुछ आदमी आ गए। कोई व्यक्ति आया था, कोई व्यक्ति आया था। तो बात समझ रहे हैं ना, मैंने बोला
कोई व्यक्ति आया था, कुछ आदमी आ गए, कुछ आदमी चले गए। तो ये जो कोई और कुछ है, ये क्या दर्शा रहा है बच्चों? ये दर्शा रहा है अनिश्चयवाचक विशेषण को। कैसा विशेषण? अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है कि 5 आदमी, 10 आदमी या 100 आदमी। तो ये था आपका अनिश्चयवाचक। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट अक्सर बच्चा नहीं जानता है और ना ही वो पढ़ता है। इस पॉइंट को समझकर आपको संख्यावाचक का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या बात है। असल में कुछ ऐसे टर्म्स और कंडीशन हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में बदल जाता है। क्या हो जाता है कि जो निश्चयवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें? अनिश्चयवाचक विशेषण में। निश्चयवाचक विशेषण अनिश्चयवाचक विशेषण में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब ये चेंजिंग जो होते हैं वे किस आधार पर होते हैं, आइए समझते हैं। एक है कि समझेंगे, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 5, ये क्या है? निश्चय है, क्योंकि 5 संख्या निश्चित है। अब मैंने लिख दिया लगभग 5। अब यहां पर ये अनिश्चित में बदल गया, तो एक शब्द जोड़ा लगभग, उससे क्या हुआ? हमने एक शब्द लगभग जोड़ा निश्चयवाचक में, ये 5 लगभग 5 बोला। तो अब ये कंफर्म 5 नहीं है, लगभग 5 है, मतलब 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो एक शब्द जोड़ने से निश्चयवाचक में ये क्या बन जाएगा? अनिश्चयवाचक बन जाएगा। क्या ये अकेला ही ऐसा शब्द है? जी नहीं, ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे कि करीब, तकरीबन, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना। जैसे मैंने लिखा, कोई भी संख्या ले लेते हैं कि 8 ले लिया और कहा कि वह 8 आम लाएगा, तो ये हो गया निश्चय। हमने कहा कि तकरीबन 8 आम लाएगा, तो तकरीबन शब्द से क्या हो गया? ये 8 निश्चयवाचक से अनिश्चयवाचक में बदल गया, क्योंकि तकरीबन का मतलब हो गया कि भैया निश्चित नहीं है कि तकरीबन 8 होंगे, 9 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। तो जैसे 5 था, इसमें लगभग जोड़ा तो ये क्या बन गया? अनिश्चयवाचक। 5 कैसी संख्या थी? निश्चय। 8 कैसी थी? निश्चय। पर यहाँ पर लगभग और तकरीबन जोड़ने के बाद ये कैसे बन गई? अनिश्चयवाचक संख्याओं में बदल गई। इसके अलावा जब कभी भी हम समझेंगे, जब कभी भी हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग, पूर्णांक संख्याओं का या पूर्णांक विशेषण का प्रयोग 2 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, तो अनिश्चयवाचक में बदल जाता है। अनिश्चयवाचक में बदल जाता है। देखेंगे कैसे। हम जानते हैं कि पूर्णांक विशेषण क्या होता है? एक निश्चयवाचक है, ये भी सीखा, लेकिन इसका प्रयोग 2 बार कर लेंगे तो अनिश्चय में बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 3 कैसा है? एक पूर्णांक है। 4 कैसा है? एक पूर्णांक है। लेकिन इन दोनों का प्रयोग मैं एक साथ कर लूं कि 3-4 लोग आए थे, 3-4 लोग आए थे, तो यहां पर कंफर्म नहीं है कि 3 लोग आए थे या 4 आए थे, क्योंकि मैंने इनका प्रयोग एक साथ कर लिया और एक साथ प्रयोग करने पर ये क्या बन गए? अनिश्चयवाचक बन गए। तो आई होप सो ये समझ में आया होगा। आइए इसके 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने लिखा, एक संख्या है 100, तो 100 कैसी संख्या है? अगर मैं बोलूं 100 आदमी आए थे, 100 आदमी आए थे, तो ये क्या हुआ? यहां पर 100 कैसा है? निश्चयवाचक। लेकिन मैंने लिख दिया लगभग 100 आदमी आए थे। कैसे आए थे? 100 आदमी आए थे। तो अब ये लगभग 100 आदमी कैसे बन गया? अनिश्चयवाचक बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या जोड़ दिया? लगभग। अब मैंने बोला 5 सेब ले आओ, 5 सेब ले आओ, तो यहां पर आओ, तो ये क्या बना? 5 क्या है यहां पर? निश्चयवाचक। लेकिन मैंने बोला 5-6 सेब ले आओ, 5-6 सेब ले आओ। अब बताइए 5-6 क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर 2 पूर्णांक विशेषणों का प्रयोग, 2 पूर्णांक निश्चयवाचक विशेषण का प्रयोग एक साथ कर लिया, तो ऐसे में क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक में बदल जाता है। तो इस चीज को देखेंगे कि कैसे निश्चयवाचक
अनिश्चयवाचक विशेषण में बदल जाता है बड़े आराम से। इस चीज पे बहुत ही अच्छे से नजर रखना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 3 कैसी संख्या है, निश्चयवाचक, लेकिन और ये भी पढ़ा है कि 4 भी निश्चयवाचक है, और दोनों का प्रयोग एक साथ हो जाए तो 3 4 बोला जाएगा, वो अनिश्चय बदल जाएगा। और ऐसे में बच्चा समझता है कि निश्चय ही है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में क्या फर्क है। अब पढ़ते हैं आज का चौथे नंबर का विशेषण। जानते हैं कि इस वाले विशेषण में क्या आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं विशेषण। हमने सार्वनामिक विशेषण के बारे में जाना, गुणवाचक विशेषण के बारे में जाना, और अभी अभी हमने समझा संख्यावाचक विशेषण को। क्लियर है। अब चलते हैं हम आज के चौथे नंबर के विशेषण पर। देखते हैं, चौथा है परिमाण बोधक। क्या है ये? परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण। आइए देखिए, पहले समझ लेते हैं परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है उस शब्द से जहां पर चीजें आपको क्वांटिटी में मिलती हैं, पर याद रखेंगे कि यहां पर जो संख्या आपको मिलेंगी परिमाण में, तो वो संख्याएं कैसी होंगी, या परिमाण में जो चीजें मिलती हैं वो आपको तुलकर मिलती हैं, किलो में मिलेंगी, या नाप कर मिलती हैं तो लीटर में मिलेंगी। बात समझ आ रही है? परिमाण का मतलब होता है एक ऐसे वैल्यू से जहां पर आपको चीजें किलो से तुलकर या फिर लीटर से नाप कर मिली जाए, तो उसे कहते हैं परिमाण बोधक। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा जो बनती है वो ये है कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है। परिमाण का बोध होता है। अब परिमाण का बोध होता है तो मतलब लीटर में भी हो सकता है और किलोग्राम में भी हो सकता है। परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है तो वह शब्द परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। कौन से शब्द? जिनसे भी हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वांटिटी का पता चल जाए। क्वांटिटी से मतलब है कि वो लीटर या किलो में क्या है पता चल जाए, तो वो क्या होगा हमारे लिए? परिमाण बोधक होंगे। जैसे मैंने कहा 10 किलो घी ले आओ। क्या ले आओ? 10 किलो घी ले आओ। तो यहां पर याद रखेंगे 10 किलो क्या है? ये 10 किलो आपका परिमाण बोधक है। अब बच्चे यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि 10 देखकर ऐसा मत सोच लेने से संख्यावाचक लगा दो, क्योंकि यहां पर किलो लिखा हुआ है आगे। ये नहीं लिखा है कि 10 घी ले आओ। अगर लिखा होता 10 केले ले आओ, लिखा होता 10 केले ले आओ, तो ये संख्यावाचक होता, क्योंकि केले तो पीस में ही मिलते हैं हमें। क्लियर है? पर मैंने क्या लिखा है? 10 किलो घी ले आओ। घी कैसे मिलता है आपको? या तो घी आपको मिलेगा तुलकर, जैसे कि सब्जी वगैरह तोलते हैं वैसे। तो ये क्या हुआ? परिमाण बोधक। ठीक है। मैंने कहा कुछ घी ले आओ, कुछ घी ले आओ, तो कुछ घी ले आओ में तो कुछ भी क्या हुआ? परिमाण बोधक हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी बात घी की हो रही है और घी आपको तुलकर ही मिलेगा। या फिर मैंने बोल दिया कुछ तेल खरीद लो, कुछ तेल खरीद लो, तो ये कुछ क्या हुआ? परिमाण बोधक हुआ। क्यों? क्योंकि तेल कैसे मिलेगा? लीटर से। 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, इस प्रकार से मिलेगा। मैंने बोला 5 लीटर तेल आ गया है, आ गया है, तो ये 5 लीटर क्या हुआ? परिमाण बोधक हुआ। अब यहां पर हमें एक चीज और साथ ही साथ समझ लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं, तो ये जो 10 किलो, यहां पर 5 लीटर, तो यहां पे हमें क्या हो रही है? संख्या निश्चित है। कितनी है? 10 किलो घी ले आओ, तो ये होगा आपका निश्चयवाचक। निश्चय क्या होगा? ये हमारा निश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण। पर ये किसमें आएगा? हमारा परिमाण बोधक में। परिमाण बोधक में क्या हो गया? निश्चयवाचक। क्यों? क्योंकि यहां पर एक संख्या निश्चित है कि कितना घी चाहिए, और इसकी सबसे आखिरी वाले की बात करें तो ये भी निश्चित है। क्यों? हमें मालूम है कितना तेल चाहिए। जबकि बीच के दोनों जो हैं, जहां पर लिखा कुछ घी ले आओ, कुछ तेल ले आओ, ये कैसा है प्यारे बच्चों? अनिश्चय। कैसा है ये?
अनिश्चय है, अनिश्चित है, यहाँ पर हमें पता नहीं कितना घी लाना है, कितना तेल लेकर आना है। साफ साफ समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि कुछ लिखा है। और ये किस में आते हैं, सब परिमाण बोधक में। फिर से समझ लो, परिमाण बोधक में हर वो चीज आएगी जो लीटर से या फिर किलो के हिसाब से आपको बाजार में मिलती है। कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर नहीं है कि जो कि संख्याओं से मिलती है। आपने कहा कि 10 मेज ले आया, तो 10 मेज क्या हुई आपके लिए, संख्यावाचक विशेषण। और कहा 10 किलो घी ले आया, तो ये क्या हुआ, परिमाण बोधक। क्यों, मेज मिलती है पीस में, 1 पीस 2 पीस, ठीक है, गिनती में। घी गिनती में नहीं मिलता ना, तो इस प्रकार से। या ऐसी कोई भी चीज जो गिनती में नहीं मिलती, चावल हुआ, दाल हुआ, ये सब हमें गिनती में नहीं मिलते, तो ये सब किस में आएंगे, परिमाण बोधक में आएंगे। आइए इसके कुछ एग्जाम्पलों पर और नजर मार लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके लिए। अब देखो यहाँ पर कुछ शब्द एक जैसे होंगे, पर वह अलग अलग विशेषण को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि किस में कौन सा विशेषण है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। मैंने लिखा हमारे घर में, हमारे घर में बहुत घी है, एक सेंटेंस। दूसरा लिखा स्कूल में बहुत बच्चे हैं, क्या है, बहुत बच्चे हैं। तो यहां भी लिखा है बहुत और यहां भी लिखा है बहुत। बताइए कि कौन सा किस चीज का विशेषण है। ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है, पर समझेंगे अगर हम इस वाले विशेषण की बात करते हैं तो ये वाला विशेषण है परिणाम बोधक का। किसका, परिमाण बोधक का। परिमाण क्यों, क्योंकि घी हमें कैसे मिलता है, किलो में मिलता है, तुलकर मिलता है। क्या बच्चे तुलकर मिलते हैं या बच्चे तोले जाते हैं, नहीं। बच्चे की कैसे होती है, गिनती होती है। तो ये हमारा परिमाण बोधक नहीं होगा, ये होगा हमारा संख्या बोधक। और संख्या में भी कौन सा होगा, अनिश्चय या फिर अपूर्ण, क्योंकि यहां पर पूरी संख्या नहीं है। खैर इसे छोड़ देंगे, तब भी क्या है, संख्या वाचक में आएगा। तो बात समझ में आ रही होगी, परिमाण वाचक और यहाँ पर है संख्यावाचक, जबकि दोनों ही क्या लिखे हैं, बहुत और बहुत। तो सारा खेल किसका हो रहा है, यहाँ पर घी से और यहाँ पर बच्चों से। आपको ऐसा देखना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम आपको दिया गया है वो कौन सी फॉर्म में है, वो किलो या लीटर वाली फॉर्म में है या गिनती वाली फॉर्म में है। इसके और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कुछ काम करो लिखा है, कुछ काम करो, और यहां लिख देता हूं कुछ आदमी आए थे, आए थे। फिर से 2 सेंटेंस आपके सामने है, बताइए कौन सा किसका है। यहां पर भी कुछ लिखा है और यहां भी कुछ लिखा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए कुछ काम करो और कुछ आदमी आए थे में क्या है। अब यहां पर आप ये कहेंगे कि सर काम तो किलो या लीटर में नहीं होता, पर याद रखेंगे काम संख्याओं में भी नहीं होता। ऐसा तो नहीं ना कि घर में क्या हो गया, 1 काम कर लिया, 2 काम कर लिए, ऐसा नहीं होता ना। काम तो काम होता है, चाहे वो कितना भी हो। पर ऐसा भी नहीं कि काम को लीटर में या फिर किलो में तोला जाए, इसके लिए अलग ही मेजरमेंट है। तो इसीलिए किस में रहेगा, परिमाण में रहेगा। किस में रहेगा, परिमाण में। और यहाँ कुछ आदमी संख्या हो गई, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका संख्या में जाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से ये भी पता चलेगा कि जो चीज जैसे काम, ये हमारा ना तो किलो में होता है ना ही लीटर में होता है, पर फिर भी परिमाण में आता है, क्योंकि संख्या में भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये था आपका विशेषण वाला पोर्शन। तो यहां से आज हमने सीखा विशेषण को, और विशेषण के 4 भेद होते हैं। हमने चारों ही भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो देखते हैं अगली क्लास में, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो।